बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। हमारा प्रयास यही है कि आगामी परीक्षाओं से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सके, करंट अफेयर से संबंधित, साथ ही साथ स्टैटिक जीके से संबंधित, वो सभी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। और इसी संदर्भ में हम लोग डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम ये करते हैं और उम्मीद है आप सबको पसंद आ रहा होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICAR का कहते हैं, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मांगीलाल जाट, मोहसिन नकवी, BR गवई और इनमें से कोई नहीं। तो BR गवई तो अगले CGI बनेंगे, 52वें CGI बनेंगे, तो वो तो ऑप्शन में होगा नहीं। मांगीलाल जाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो डॉक्टर मांगीलाल जाट ने आधिकारिक रूप से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। एग्रोनॉमी, संरक्षण कृषि और जलवायु संवेदनशील खेती प्रणालियों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले डॉक्टर जाट की नियुक्ति भारत में स्थायी कृषि पद्धतियों को सशक्त बनाने और अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उन्होंने डॉक्टर हिमांशु पाठक का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, यानी BRS जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो ले लिया है। डॉक्टर जाट का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए निर्धारित है। पेशेवर पृष्ठभूमि की बात करें तो ये किस किस क्षेत्र से जुड़े रहे, तो 25 वर्षों से अधिक का अनुभव निम्न क्षेत्रों में प्राप्त है, जैसे एग्रोनॉमी में उन्हें अनुभव प्राप्त है, संरक्षण कृषि में, जलवायु लचीली कृषि प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं, यानी बदलते जलवायु परिवेश में किस प्रकार से कृषि प्रणाली अपनाई जाए उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। स्थायी कृषि और अनुसंधान नवाचार में उनके योगदान के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ये पूर्व के पद पर थे, ICRI SAT हैदराबाद में उप महानिदेशक अनुसंधान के पद पर ये कार्यरत थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? अगला प्रश्न आपके लिए। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, राजीव गांधी और जरदार, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ। तो ये शिमला समझौता सन 1971-72 का समय, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, और 1971 का समय जब बांग्लादेश अलग हुआ, उसी समय 1972 में ये शिमला समझौता हुआ था। और अभी जब भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को विलंबित कर दिया है, तो इस दशा में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को भी रद्द किया है, और इसीलिए प्रश्न अभी बन करके आया है। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य ये समझौता हुआ था। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा की है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद शांति उपाय के रूप में इस समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। शिमला समझौते के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो विवादों का द्विपक्षीय समाधान, जैसे दोनों देशों ने यह सहमति व्यक्त की थी कि वे सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से करेंगे, जिसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर भी सहमत हुए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC युद्ध के बाद 17 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा
थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया था या मान लिया गया था। संबंधों का सामान्य बनाना, संचार को पुनः शुरू करने, सीमा चौकियों की बहाली, यात्रा सुविधाओं और व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा विज्ञान एवं संस्कृति के आदान प्रदान के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी थी। तो ये रहा शिमला समझौते के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। इस समझौते का प्रमुख परिणाम क्या रहा? तो इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने बांग्लादेश को राजनयिक मान्यता दे दी तथा भारत द्वारा पकड़े गए लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया। भारत ने युद्ध के दौरान अधिकृत की गई 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि वापस कर दी। हालांकि चोरबत घाटी जो लगभग 883 वर्ग किलोमीटर की थी कि कुछ सामरिक क्षेत्रों को वापस नहीं किया गया, जो लद्दाख में श्योक नदी घाटी का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 2025 की थीम रेनवेस्ट, रिमैजिन और री इग्नाइट है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए व्याख्या को देखें। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाना और बचाव के प्रयासों की सराहना करना है। वर्ष 2025 की थीम जो है रेनवेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट है। थीम का मतलब है मलेरिया के खिलाफ नई रणनीति बनाना और उत्साह के साथ काम करना है। तो री इन्वेस्ट करेंगे, री इमेजिन करेंगे और री इग्नाइट करेंगे। तो ये थीम है। विश्व मलेरिया दिवस के शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत, और 2007 से पहले केवल अफ्रीका में मलेरिया दिवस मनाया जाता था। समय के साथ मलेरिया वैश्विक समस्या बन गया, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। यह दिन मलेरिया के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी देता है। तो शुरुआत कब हुई थी? 2007 से। ठीक है, उसके पहले कहाँ पर मनाया जाता था? ये सिर्फ अफ्रीका में ही मनाया जाता था। मलेरिया है क्या? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है और इसकी वाहक मच्छर की बात करें तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज है। मलेरिया के लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, थकान, सिर दर्द। और बचाव के उपाय की बात करें तो मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, पानी जमा नहीं होने देना चाहिए अपने आसपास के क्षेत्रों में, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए यानी फुल बाजू वाले, और मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। यह दिन मलेरिया रोकथाम, वैक्सीन और नई दवाओं पर जोर देता है। स्वास्थ्य संगठन और सरकारें मलेरिया को खत्म करने की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। मलेरिया से बचाव का मुख्य तरीका मच्छरों की पैदावार रोकना है। घर के आसपास गंदा या साफ पानी जमा न होने दें। जमा पानी में दवा या मिट्टी का तेल डालें। विश्व मलेरिया दिवस लोगों को इस संक्रामक रोग से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान समर अबू एलॉफ को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। तो पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हमारा होगा? ए होगा, क्योंकि हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान जो है अमर अबू एलॉफ को मिला है। और इसकी व्याख्या की ओर बढ़ें तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान इस बार एक ऐसी तस्वीर को दिया गया है जो गाजा युद्ध की त्रासदी को संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। इस तस्वीर को खींचा है गाजा की रहने वाली फोटो जर्नलिस्ट समर अबू अलऊफ। समर ने यह तस्वीर जून 2024 में ली थी। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिज्म अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब इस बार एक फिलिस्तीनी बच्चे की तस्वीर को दिया गया है।
जो गाजा युद्ध की त्रासदी को संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। यह तस्वीर है 9 साल के फिलिस्तीनी बच्चे महमूद अजरूर की, जिसने एक इजरायली हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। ये तस्वीर खींची है गाजा की रहने वाली फोटो जर्नलिस्ट समर अबू अलऊफ ने, जो इन दिनों कतर के दोहा शहर में रह रही हैं। समर ने ये तस्वीर जून 2024 में ली थी, जब वे खुद और महमूद दोनों दोहा के एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे। महमूद वहां इलाज के लिए अपने परिवार के साथ लाया गया था। तस्वीर जो बनी वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर, उसकी खूबियों की बात करें तो तस्वीर में महमूद अजरूर कैमरे की ओर शांत निगाहों से देख रहा है और उसके दोनों हाथ कंधों के ठीक नीचे से गायब है। यह तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ली गई थी और मार्च 2024 में गाजा सिटी में हुए हमले के बाद की यह तस्वीर है। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक चीख है जो उन हजारों बच्चों की कहानी कहती है जो इस जंग में सब कुछ खो बैठे हैं। समर अबू अलूफ कौन है? तो समर अबू अलूफ एक सेल्फ टाट फोटो जर्नलिस्ट हैं, यानी उन्होंने फोटोग्राफी की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है और 2010 से अब तक वो गाजा की हर बड़ी खबर को कवर करती रही हैं, चाहे वो संघर्ष की कहानी हो या आम लोगों की ज़िंदगी की। 2021 में इजराइल गाजा जंग के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के लिए काम करना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक वो युद्ध के बीच से दुनिया की वो तस्वीरें भेज रही हैं। पहले भी जीत चुकी हैं अवार्ड। कौन कौन से? तो 2023 में उन्होंने पोल्क अवार्ड जीता था, जिसमें उनकी एक तस्वीर काफ़ी चर्चित रही है। उस तस्वीर में कुछ बच्चे स्कूल में सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहे थे और ऊपर से बम गिरने की आवाज़ें आ रही थी। तब उन्होंने पोल्क अवार्ड जीता था। 2024 में उन्हें अंजा निर्गेस कॉरेज इन फोटो जर्नलिज्म अवार्ड मिला, जिसमें उन्होंने युद्ध में महिलाओं और बच्चों की हालत को 12 फोटोज की सीरीज में दिखाया। 2019 में उन्होंने मिडिल ईस्ट आई के लिए भी काम किया, जहां उन्होंने न सिर्फ बच्चों की मौतें बल्कि गाजा की सामाजिक आर्थिक परेशानियों को भी दस्तावेज किया था। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह फोटो जर्नलिज्म में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चर्चा में संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन का संबंध रूस और इंडोनेशिया से है। वर्ष 2023 में बालिकातन अभ्यास में 17,600 सैनिक शामिल हुए थे। पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन गलत है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल एक। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ें तो चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस से है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया था? रूस और इंडोनेशिया। बालिकातन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना और आपसी अंतर संचालन को मजबूत करना है। यह अभ्यास विभिन्न प्रकार की सैन्य गतिविधियों को शामिल करता है, जैसे कि आतंकवाद विरोधी, मानवीय सहायता और आपदा राहत। वर्ष 2023 में बालिकातन अभ्यास में 17,600 सैनिक शामिल हुए थे। अभ्यास का उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। यह अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग कार्यक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो दुनिया का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती होगा और अमरावती कर्नाटक की नई राजधानी है। तो चलिए पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथन में से कौन से
या कौन से कथन सही हैं। तो ये जो है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती होगा, ये ऑप्शन सही है। अमरावती कर्नाटक की राजधानी है, तो ये कर्नाटक की राजधानी नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो सतत शहरी विकास की दिशा में जो SDG 11 की बात करता है, सतत शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी अमरावती दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने की ओर अग्रसर है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा परिकल्पित यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संवेदनशील शहरीकरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित अमरावती को एक आधुनिक पर्यावरण मित्र जनता की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए दोस्तों, जनता की राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो अमरावती आप याद रखिएगा। तो उसे जो है जनता की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सतत शहर नियोजन में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड परियोजना भी होगी। इस ऐतिहासिक पहल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे जाने की संभावना है, जो हरित विकास के लिए राष्ट्रीय समर्थन का प्रतीक होगी। यह नई राजधानी शहर कृष्णा नदी के तट पर फैले 217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तो ये राजधानी कौन से नदी के किनारे पर है? कृष्णा नदी के, जो कुल 8,352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन का हिस्सा होगी। करीब 65,000 करोड़ की अनुमानित लागत से अमरावती को एक पर्यावरण प्रेमी, स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित और स्मार्ट प्लानिंग से सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 2700 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य है। तो अमरावती के विकास की सबसे विशिष्ट बात है कि इसका 2700 मेगावाट बिजली उत्पादन लक्ष्य है, जो पूरी तरह से सौर यानी पवन और जल ऊर्जा स्रोतों से ये संबंधित होगा, खासतौर से सौर पर। यह आंकड़ा न केवल 2050 तक अनुमानित ऊर्जा के मांग को IM पूरा करेगा, बल्कि कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर देगा। वर्तमान में इस कुल उत्पादन का कम से कम 30% हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा युक्त छतें और ग्रीन बिल्डिंग मानदंड इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए सौर ऊर्जा को मुख्य भूमिका दी जा रही है। सरकारी आवासीय परियोजनाओं की कम से कम 1/3 छतों पर सौर पैनल अनिवार्य कर दिए गए हैं। भवन स्वीकृति प्रक्रिया में यह शर्त शामिल की जा रही है। साथ ही अमरावती गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स सहित सभी प्रमुख भवनों को ग्रीन बिल्डिंग मानकों का पालन करना आवश्यक होगा, जिसमें कुछ प्रमुख तत्व शामिल हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता में कम कार्बन उत्सर्जन हो, संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो, हरित परिवहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्थापित हो। अमरावती मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसें नवीकरणीय ऊर्जा से चलेंगी। साथ ही शहर भर में सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों में EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। पार्कों और वॉकवे, बस स्टॉप जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे शहर की हरित पहचान और मजबूत होगी। सौर परियोजनाओं में अब तक की प्रगति की बात करें तो पायलट सौर परियोजना के अंतर्गत 415 किलोवाट की रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित की गई है, जो निम्नलिखित पर लागू है। जैसे कहाँ कहाँ लगाई गई है 415 किलोवाट की रूफटॉप सौर प्रणाली? तो इसमें शामिल है 16 आंगनवाड़ी केंद्रों में, 14 ई-हेल्थ केंद्रों में, 13 सरकारी स्कूल में और एक बहुधार्मिक अंतिम संस्कार सुविधा के रूप में ये लगाई गई है। चलिए वैश्विक स्तर पर अमरावती का महत्व की बात करें
तो अमरावती का संपूर्ण विकास मॉडल ऊर्जा दक्षता, शून्य उत्सर्जन परिवहन और हरित नवाचार पर केंद्रित है। यह दिखाता है कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। एक जीएस पेपर 3 में आपका क्वेश्चन आता है, क्या विकास और शहरीकरण साथ साथ चल सकते हैं या पर्यावरण और विकास साथ साथ हो सकते हैं? तो इस तरीके के उस आंसर लिखने में आप इसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। जब दुनिया भर के शहर शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब अमरावती एक दूरदर्शी उदाहरण पेश कर रहा है, एक ऐसी राजधानी जो भविष्य के टिकाऊ शहरों की राह दिखा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें तो चर्चा में रही बाबा खैबनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो बाबा खैबनाग सुरंग जो है, बौखनाग सुरंग जो है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा जुकाम हुआ है और गला फंस के चलता है। तो बौखनाग सुरंग जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या की बात करें तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बहुचर्चित सिलक्यारा टनल ब्रेक्यू हुई है और इससे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हुई है। यह सुरंग अब बौखनाग के नाम से जानी जाएगी, जो उत्तराखंड में स्थित है। सिलक्यारा सुरंग चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग 853 करोड़ लागत की डबल लेन की इस सुरंग परियोजना की लंबाई 4.531 किलोमीटर है। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। वर्ष 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंस गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। वहीं सिलक्यारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल व लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसमें समस्त रेस्क्यू टीम, रैट माइनर्स और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सहयोगी संस्थाएं आदि इसमें शामिल थे। बौखनाग टिब्बा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस थानला के निकट हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेमला ब्रह्मखाला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रारंभ होगा। तो कहाँ पर ये होगा? तो भारत का है, पहला है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और ये तमिलनाडु के कलपक्कम में होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु तो है, लेकिन कलपक्कम जब ऑप्शन में आ जाए तो कलपक्कम ही मारेंगे। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या, होता क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है रेडियोधर्मी जो कचरे होते हैं उसके भंडारण को इसे कम करने के लिए, ईंधन को पुनर्प्राप्ति करने के लिए ये ब्रीडर रिएक्टर उपयोग किया जाता है। चलिए, तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण को कम करने के लिए खर्च के लिए किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करना है। और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का चालू होना भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को चिन्हित करेगा। तो ये चिन्हित करेगा। ठीक है, कलपक्कम में विकसित किया जा रहा है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपनी तरह का पहला परमाणु रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ऑक्साइड और शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है। यह दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों के खर्च के लिए ईंधन का भी उपयोग करेगा, जो वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा का मुख्य आधार बना हुआ है।
देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन सरकारी कंपनी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCIL द्वारा किया जाता है। कलपक्कम में PFBR का विकास भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम यानी भाविनी द्वारा किया जा रहा है। भावनी की 500 मेगावाट की PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एकीकृत कमीशनिंग के उन्नत चरण में है तथा 2025-26 तक इसकी प्रथम क्रिटिकलिटी की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यूनेस्को ने माउंट पैक्ट को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क की अपनी सूची में शामिल किया है। माउंट पैक्ट का संबंध कहाँ से है या किससे है? तो जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और अफ्रीका। तो इसका संबंध उत्तर कोरिया से है। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता दी है। उत्तर कोरिया और सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं। माउंट पैक्ट उत्तर कोरिया में अवस्थित है और उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। ओबैरन घाटी यानी वादी जिसे हम बोलते हैं घाटी को ही, सऊदी अरब तुवाइक पर्वत के तल पर स्थित यह एक सदाबहार अभयारण्य है जो इस क्षेत्र की जलवायु आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह घाटी प्राचीन प्रवाल भित्ति प्रणालियों का ही आवास है। कबूला जो चीन में अवस्थित है, किंगहाई तिब्बत पठार, मैक्सियो ज्वालामुखी और येलो रिवर का स्थल है। अन्य देश इसमें कौन कौन से हैं? तो इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्पेन, UK, वियतनाम के स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क की सूची में। वर्ष 2024 के अद्वितीय तिथि के बाद कुल ग्लोबल जियो पार्क अब 50 देशों में 224 स्थल हो चुके हैं। कुल शामिल क्षेत्र 855 वर्ग किलोमीटर नामीबिया के बराबर है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2015 में प्रस्तुत इंटरनेशनल जियो साइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम के प्रमुख घटक के रूप में यह स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक विरासत को मान्यता देना है। इसका कार्य विरासत संरक्षण, शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, सतत पर्यटन करना है। इसका शासी निकाय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं, यूनेस्को है और UGGP का स्थायी दर्जा नहीं है। प्रत्येक 4 वर्ष में इसकी पुनर्मूल्यांकन अवधि है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी व्यापक रूप से सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत पर केंद्रीकृत के समान नहीं है और UGGP के लिए GGN की सदस्यता अनिवार्य है। जुलाई 2024 तक भारत का कोई भी स्थल यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों थोड़ा मुझे 15-20 दिन से गला की समस्या है, गले में प्रॉब्लम है और सर्दी मेरी जा नहीं रही है, तो इस वजह से थोड़ा वो फ्लो नहीं आ पा रहा है। तो आप भी थोड़ा मैनेज कीजिए, हम भी मैनेज करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।